सच्चे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया वह व्यक्ति होता है जो कि जनता के लिए जल की तरह निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता है। मगर आमतौर पर देखा यह जाता है कि जनप्रतिनिधि सबसे पहले उसी जनता को भूल जाते हैं जिस जनता ने उन्हें अपनी समस्याओं का हल करने के लिए चुना होता है। बावजूद इसके हमारे लोकतंत्र में आज भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि न सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व को कुशलतापूर्वक निभा रहे हैं, साथ ही साथ यथासंभव समाज में वह एक सार्थक बदलाव लाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। और किसी भी समाज की दशा और दिशा बदलने में दो किरदारों की अहम भूमिका होती है, एक शिक्षक और दूसरा राजनेता। जहां एक तरफ शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को शिक्षित करता है और मार्गदर्शित करता है, जागरूक करता है, वहीं राजनेता अपने पद का इस्तेमाल करके समाज में आवश्यक बदलाव के लिए अपना योगदान देता है। और अगर समाज के दो महत्वपूर्ण किरदार एक ही व्यक्ति हो तो समाज में एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब यदि कोई शिक्षक ही राजनेता बन जाए तो निश्चित तौर पर वह समाज के लिए एक सार्थक काम कर सकता है, और वो कर रहा है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सार्थक शख्सियत का नाम दिया जा सकता है। ऐसे ही एक सार्थक शख्सियत का नाम है ब्रजेश कुमार रावत, जो कि मूलतः उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में उन्नाव के मोहान विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। मोहान क्षेत्र के लोगों के अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र का लगभग हर व्यक्ति इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता है और इनसे व्यक्तिगत तौर पर कभी भी कहीं भी आसानी से मिल सकता है और अपनी समस्या बता सकता है, जिसका वे यथासंभव समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुलझे हुए व्यक्तित्व और एक सरल स्वभाव के ब्रजेश कुमार रावत जी के भीतर कहीं भी विधायक पद का गुरूर नहीं दिखाई देता। प्रसाद जी चाय पीजिए। थैंक यू सर। चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सार्थक शख्सियत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उन्नाव जिले के मोहान विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजेश कुमार रावत जी से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सार्थक शख्सियत के मंच के माध्यम से कि आपको कब और क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है एक गरीब परिवार से है और किसान परिवार से है। मेरे पिताजी हसनगंज तहसील के पास एक निजामपुर पचगाना गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। दादी हमारी उस समय 4 बजे 3 बजे 5 बजे उठ के सुबह चक्की पीसती थी और इतना आटा पीस लेती थी कि दोपहर में जो चरवाहा और हल चलाने वाला दोपहर में आए वो भोजन कर ले और शाम को भोजन कर ले। और आजकल की तरह फ्रिज तो होते नहीं थे, धन्नी कच्चे घर थे, धन्नियों में एक शिखर बांधा जाता था और उसमें बची हुई शाम की रोटियां रख दी जाती थी। वही पिताजी हमारे एक कपड़े में लपेट के और इधर गन्ना वन्ना होता था, सिरके का अचार रख के बेचारे इंटरवल में खाना खा के पढ़े लिखे। और उनके 3 भाई जो अशिक्षित रह गए थे उनको हमारे पिताजी ने सपोर्ट किया। तो हम पिताजी के साथ जब गांव में रहे हैं आमों के समय, क्योंकि ये मैंगो बेल्ट क्षेत्र है, आम बाहुल क्षेत्र है, मैंने गांव का कल्चर देखा है, गांव का स्तर देखा है और जिया है और भोगा है। इसलिए गांव गरीब किसान मजदूर की सेवा करने के लिए, उनके बच्चे और बच्ची को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने ये प्रण लिया कि हमें राजनीति में आकर अपने गांव गरीब किसान मजदूर की शिक्षा का और उसके सामाजिक स्तर का, आर्थिक स्तर का, कैसे उसका हम सेवा भाव से उसको सरकार की योजनाओं का अवगत करा के हम उसके जीवन को स्तर को उठा सकें, उनके बच्चे बच्चियों को प्रेरणा दे सकें कि वो पढ़ लिख कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हों और अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपना जीवन स्तर उठाएं। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन राजनीति में अपनी बातों पर खरा उतरना जरूर एक बड़ी बात होती है। जमीन से जुड़े नेता ब्रजेश कुमार रावत जी समाज के हर स्तर के लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। आपके क्षेत्र के विधायक जी आपके पास कब से चाय पीने आते हैं? विधायक जी आज भी, पर पहले से भी हमारी दुकान पर आते थे। हाँ, पहले से भी चाय पीने आते थे। हम लोग
कोई काम होता है जाते हैं, उनसे फेस टू फेस मुलाकात होती है, बातचीत। और काम के विषय में कोई भी काम लेकर जाओ, काम होता है। हमारा नहीं, और भी लोगों के क्षेत्र का काम होता है। सर, एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान जिसका कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता जी, उसका राजनीति में आना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये कैसे संभव हुआ? भाई साहब, आपने बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है। आज के राजनीतिक परिवेश में यद्यपि जो आज का राजनीतिक वातावरण है इधर 20 सालों से, तो राजनीति का अपराधीकरण और व्यवसायीकरण हो गया है। इसलिए मिडिल क्लास और स्तर के व्यक्ति को राजनीति में आना और राजनीति करना बड़ा दुष्कर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपका उद्देश्य जनता की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, तो आप जिस विचारधारा को मानते हो उस राजनीतिक पार्टी में आपको रहना चाहिए। और रह के मेरा विश्वास है कि समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय अंत्योदय की विचारधारा को पालन करते हुए मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी में आया और कि मैं अपने समाज की, देश की और अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं। देश और समाज की सेवा करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति कितने गंभीर और जिम्मेदार हैं। और ब्रजेश कुमार रावत जी अपने दायित्वों के प्रति कितने गंभीर हैं, ये उनसे जुड़े हुए लोग बड़े दावे के साथ बताते हैं। ब्रजेश रावत जी जो मोहान से माननीय विधायक भी हैं और हमारा सौभाग्य है कि इस कॉलेज के वो इतिहास के प्रवक्ता रहे हैं और इतिहास प्रवक्ता के रूप में विद्यालय में उनकी सभी सेवाएं बहुत ही प्रभावी रही हैं। बच्चों के साथ और हम लोगों के साथ भी कभी भी इतिहास विषय से संबंधित कोई विमर्श जब करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की काफ़ी गहराई से समझ है और इतिहास की अनेकों घटनाएं, परिघटनाएं और परिस्थितियों को बहुत ही स्पष्टता से वो बात रखते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में वो बहुत अच्छे उनका व्यक्तित्व रहा है और अब वर्तमान में वो विधायक के रूप में है। और निश्चित रूप से कोई एक व्यक्तित्व जब समाज में विकसित होने पहुंचता है और एक विधायक के रूप में जाता है तो उसको और बड़ा क्षेत्र मिलता है। तो निश्चित रूप से वो अपने विधायक के रूप में पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रभावी साबित हो रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जैसा कि हमारे समाज के निर्माणकर्ताओं ने ये कल्पना की थी कि शिक्षकों में से, वकीलों में से और बुद्धिजीवियों में से कोई जब जनप्रतिनिधि निकल के आएगा तो वो समाज की बेहतर सेवा कर पाएगा। तो निश्चित रूप से अटल बिहारी कॉलेज का ये और पूरे परिवार का सौभाग्य है कि हमारे बीच के शिक्षक एक विधायक के रूप में समाज के साथ अच्छी तरह से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और साथ ही अपना कार्य क्षेत्र में भी अपना प्रभावी ढंग से कार्य भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे लिए भी गौरव की बात है। आपके विचार से क्यों लगता है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास का युवा वर्ग है उसको राजनीति में आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि राजनीति ही एक वो चाबी है जिससे विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से, युवा बहनों से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि सेवा भाव का अगर प्रण लेके आएंगे तो मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि उनको सफलता मिलेगी, बशर्ते उनका व्यवसायीकरण ना हो, उद्देश्य सेवा हो। अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मतों से माननीय ब्रजेश रावत चुनाव जीत कर आए। उसका परिणाम ये हुआ, क्षेत्र की जनता में एक खुशी थी और वो खुशी आज ही बरकरार है क्योंकि माननीय जी को जिस भारी बहुमत से क्षेत्र की जनता ने चुनाव जिताया था तो माननीय विधायक जी भी उसी बहुमत पे खरे उतर रहे हैं। आज हफ्ते में प्रत्येक दिन माननीय विधायक जी क्षेत्र में रहते हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो। माननीय विधायक जी जनता के लिए सीधे और आसानी से बिना माध्यम के उपलब्ध रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई भी मामला हो माननीय जी स्वयं जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उसके बाद उचित निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे हसनगंज क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी
माननीय जी के अथक प्रयासों से 132 केवी का पावर हाउस हसनगंज को मिला, जिसकी वजह से आज क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विधानसभा के लिए और हम सब क्षेत्र की जनता की। आपको क्या लगता है कि दलित समाज के उत्थान के लिए राजनीति के अलावा कोई और माध्यम है? अगर है तो फिर क्या है? राजनीति के से अलग हटकर एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि शिक्षा के द्वारा हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाकर, क्योंकि जब तक बच्चा और बच्ची हमारा पढ़ेगा नहीं तब तक उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपना विकास और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं, और शिक्षा ही मूल जननी है विकास की। बेहद ही सामान्य परिवार में जन्मे ब्रजेश कुमार रावत जी का प्रारंभिक जीवन गांव में गुजरा। शायद यही वजह है कि ब्रजेश कुमार रावत जी जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और उन्हें पता है कि जमीनी स्तर की समस्याएं क्या है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके विधायक जी को आप कैसे जानते हैं? वो पहले भाई जी ऐसे गाड़ी से आया करते थे, बीच में रुका करते थे, बस धीरे धीरे व्यवहार हो गया, प्यार बढ़ता गया, धीरे रुकावट है। अच्छा, जब वो विधायक हो गए ब्रजेश कुमार रावत जी, तो आपको भूल तो नहीं गए? नहीं तो नहीं भूले? नहीं। अभी भी आते हैं? अभी जब भी गाड़ी निकलेगी तो जरूर एक सेकंड अगर मौका मिला तो जरूर रुकेंगे वो यहाँ। अच्छा, हाँ, और नहीं मिला तो बात अलग ही है, वो तो टाइम नहीं है तो बातें खत्म हो जाती। मैं आपको अपनी विधानसभा स्थान मकूर की एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ, जिनका नाम रामविलास चौरसिया है। रामविलास चौरसिया का जो कृतित्व है, रामविलास चौरसिया का जो व्यवहार है, वो पूरे ज़िले में विख्यात है और प्रसिद्ध है। रामविलास चौरसिया से अगर इस गांव में कोई भी मेहमान आता है और अपने रिश्तेदार का पता जब भी रामविलास चौरसिया से पूछता है तो रामविलास चौरसिया पहले उसको मिठाई खिलाते हैं, फिर उसको पानी पिलाते हैं, फिर उससे बताते हैं किसके घर जाना है, उसके बाद पता बताते हैं। पहले पता बताते नहीं है, पहले मिठाई खाओ, कहाँ से आए हो, पानी पियो, फिर रिश्तेदार नातेदार का उसका पता बताते हैं। कई बार मैंने इनसे अनुरोध किया कि मैं इस दुकान को बदलाना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इन्होंने कहा विधायक जी आपसे हमारी लड़ाई हो जाएगी, जिस हाल में हैं जैसे हैं हम उसी में खुश हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, जनता की अफवाहों के थ्रू ये एक धारणा बनती जा रही है कि आप दलित समाज के हित के लिए ज़्यादा सोचते हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? अब मेरे को तो नहीं मालूम है, मेरे पास जो भी आता है समस्या लेके, तो मेरे को तो वो मेरा क्षेत्र का लगता है, नहीं क्षेत्र का है, तो हमें जो पीड़ित पक्ष दिखता है, अब वो दलित है कि बैकवर्ड है कि सामान्य है, किस जात का है। हमारे पास तो अल्पसंख्यक समाज के भी काफ़ी लोग आते हैं। तो मैं इस जातिवाद के बंधन से अलग, मैं पीड़ित की बात सुनकर हल कराने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करता हूँ। अब भाई साहब ये बात आपकी सही है कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ, पैदा होना तो यूँ तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन जिस मैं राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, उस पार्टी का मूल उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ रह नहीं जाता है, इसलिए अपने जितने भी दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, और गरीब की कोई जात नहीं होती है। यद्यपि जाति व्यवस्था इस देश में है, लेकिन अगर पार्टी के मूल उद्देश्य पर जाइए, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जाति बंधन से हमें ऊपर उठकर हमें राष्ट्र और देश के बारे में चिंतन करना चाहिए। और अगर ये चिंतन आपके दिलों और दिमाग में है, तो मेरा अपना मानना है कि जिस भी क्षेत्र में आप होंगे उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात अलग है कि मैं दलित समाज से हूँ, ये बात अलग है कि दलित समाज बहुत पीछे है,
तो जो पीछे पिछाड़े गए लोग हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं, दलित समाज का मेरे ऊपर लेबल लगता है, तो भाई साहब मैं क्या करूँ। उच्च शिक्षित ब्रजेश जी अपने मिलनसार व्यवहार की वजह से अपने विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति बहुत आसान नहीं होती, पर वे अपने व्यवहार कुशलता से हर समस्या को सुलझा लेते हैं और यही उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है। हाँ, मेरा नाम सतीश चंद गुप्ता है। जगदीश प्रसाद सतीश चंद किराना स्टोर के नाम से मेरी दुकान है केसरगंज बाजार उन्नाव में, और ये लगभग 50 साल पुरानी दुकान है। मैं विधायक जी को काफ़ी दिनों से जानता हूँ। ये मेरे पास अक्सर आते हैं, जब विधायक नहीं थे तब भी आते थे, घर का सामान ले जाते थे, अब भी आते हैं, बिना सुरक्षा के आते हैं और मिलना जुलना बराबर बना रहता है। राजनीतिक कैरियर में अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीति के क्षेत्र में देश के 2 महापुरुषों को मैं बहुत मानता हूँ। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, मैंने उनके विचारों को पढ़ा, उनके कार्यों के बारे में जाना, उनके संघर्षों की मैंने कहानी पढ़ी। उनकी प्रेरणा लेकर ऐसी राजनीतिक पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका एक कॉन्सेप्ट था अंत्योदय, यानी गरीबी रेखा में जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, जब तक उसका विकास नहीं हो जाता तब तक अच्छे देश और अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए 2 महापुरुषों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। ये बात अलग है कि राजनीति में कोई ना कोई आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुझे राजनीति में प्रेरणा देने का काम मेरे एक संरक्षक हैं, गुरु भी कह सकते हैं, माननीय विंध्यवासिनी जी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे। राजनीतिक वो मेरे गुरु हैं। कहते हैं जो लोग अपना वक्त बदलने पर भी अपने लोगों के लिए नहीं बदलते, वे लोग समाज में हमेशा लोकप्रिय बने रहते हैं। ये ब्रजेश कुमार रावत जी की लोकप्रियता ही है कि उनके परिचित का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। मेरा नाम तौफीक है, दुकान का नाम बॉम्बे क्लॉथ सेंटर है। मैं विधायक जी को जो है 15 सालों से जानता हूँ और वो अक्सर जो है कपड़े लेने हमारी दुकान आते हैं। जब वो विधायक नहीं थे तब भी हमारे ही पास आते थे और बहुत सरल स्वभाव के हैं वो, कभी बार्गेनिंग नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जीवन का कोई ऐसा उद्देश्य या मकसद जो आपको लगता है कि अभी बाकी है? मेरे पिताजी ने कहा था कि ब्रजेश, अगर किसी गरीब के आंसू पोंछ सको तो इससे बड़ी कोई भी इबादत और पूजा नहीं। उस बात को मैं अंगीकार करके मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी गरीब है, गरीब की समस्या हमारी समस्या है। जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो लगता है कि मेरे साथ अन्याय होता है। इसलिए आप जो मेरे पास लोग मिलने आते हैं, भीड़ देखा होगा, वो गरीबों की इसीलिए भीड़ है कि गरीबों का दर्द मेरा दर्द है, ऐसा मान के मैं चलता हूँ। अब उद्देश्य जो मैं लेके आया था राजनीति में, उस उद्देश्य के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ और उस रास्ते पे चलते हुए तमाम विघ्न बाधाएं भी आती हैं। जब कभी कोई अच्छा और नेक काम इस धरती पर महापुरुष ने किया है तो उसके सामने तमाम तरह की लोगों ने समस्याएं पैदा करने का काम किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता कभी मेरे काम में कोई विघ्न बाधा नहीं पैदा करती है और स्नेह भी देती है, प्यार भी देती है, अपनी समस्याएं भी रखती है और समस्याएं हल करते हुए मुझे अपार खुशी भी महसूस होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी गरीब कि अगर मैं आंसू पोंछ सकूं तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो मैं जीवित भगवान की इबादत कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं किसी आदर्श शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, हमने प्यार मोहब्बत में उस पावर के अलग अलग नाम रख छोड़े हैं, लेकिन उसकी बनाई गई रचना से स्नेह करते हुए, इसकी समस्याएं हल करते हुए हमको लगता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हैं
और ईश्वर हमें वो शक्ति दे कि हम इसी तरह अपनी आवाम की, गरीब और मजलूम की सेवा करते रहें। तो कहा जाता है कि जब कोई अच्छा काम करने चलता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, मुश्किलात आती हैं। आपको कभी ऐसा जीवन में लगा कि मैं जिस राह पर चला हूँ वो बड़ा मुश्किल है? ऐसी निराशा तो अभी तक नहीं आई है, और राजनीति में प्रतिद्वंदी भी होते हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य आपके रास्ते पे चल रहे हों और उद्देश्य पाक साफ हो, तो ये छोटी मोटी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं और आपके लिए साफ रास्ता दे देती हैं। मैंने सुना है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में हर जनता से आप अपने एज पॉसिबल मिलने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तिगत जीवन इससे प्रभावित होता है? अब जब मैं सेवा का प्रण लेके आया हूँ और मैं धन्य हूँ कि मुझे जो जीवन संगनी मिली है वो मेरे को बहुत कोऑपरेट करती है। मैं रात में 11-12 बजे पहुँचता हूँ तो उसने कभी नहीं पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे। निजी रिश्तों की कसौटी पर सम्माननीय एवं विश्वसनीय उतरना किसी भी इंसान को महत्वपूर्ण एवं विशेष बनाती है, और इस मामले में विधायक ब्रजेश कुमार रावत जी पूरे खरे उतरते हैं। विधायक वो जनता के लिए है, पहले मेरे लिए वो मेरे पति हैं। एक पत्नी का फर्ज है, जिस हाल में उसके पति रखे उसमें वो खुश है। जी मैं पहले भी खुश थी और आज भी खुश हूँ। वास्तव में बात सही है कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का विधायक हूँ, लेकिन इनका जो त्याग है, इनकी जो कुर्बानी है, इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मैं पति तो इनका पहले हूँ, विधायक बाद में हूँ, सेवक जनता का बाद में हूँ। इन्होंने पत्नी धर्म का निर्वहन इतना भली भांति किया है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ये दीर्घायु तो हो ही, और हर मनुष्य को मेरी जैसी पत्नी मिले, क्योंकि जब पत्नी ही पुरुष को कोऑपरेट करती है, पत्नी चाहे तो पति को आसमान पर पहुंचा सकती है और पत्नी चाहे तो पति को जमीन पे भी ला सकती है। तो वास्तव में मैं धन्य हूँ ऐसी पत्नी पाकर कि जिसने मुझे हर स्तर पे कोऑपरेट किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं विधायक बना, जनता का सेवक बना। इसमें हमारी पत्नी की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए मैं उसे भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो उद्देश्य लेके आए हैं, जो मेरा उद्देश्य है, और जब मैं गरीब की मदद करता हूँ तो मैं लगता हूँ कि साक्षात मैं भगवान की मदद करता हूँ। इसलिए ये मेरी जो तपस्या है, जो मेरी आराधना है, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, सताए गए लोगों के लिए समर्पित है। इसलिए ऐसे जीवित भगवान की सेवा करके मुझे जो परम सुख और शांति मिलती है, वो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इजहार नहीं कर सकता। तो मंजूल जी ये बताइए, क्या आप भी अपने पिताजी की तरह राजनीति में जाना चाहते हैं या कोई सेफ गवर्नमेंट जॉब में करियर ढूंढ रहे हैं? अभी तो हम खैर पिताजी के संघर्षों को देखते हैं, रोज़ कितनी मेहनत करते हैं, जनता से मिलते हैं, उनसे समझाना, डील करना, फिर क्षेत्र में जाना, भ्रमण करना, तो है तो काफ़ी कठिन और तनावपूर्ण का। लेकिन जनता की सेवा करना और समाज में अपना प्रतिष्ठा का, इससे अच्छा और कोई काम भी नहीं। तो खैर देख के तो लगता है कभी कुछ ऐसा अगर अवसर आए तो पीछे तो हम नहीं हटेंगे, और बाकी जैसा। अच्छा प्रांजल जी, क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अभी राजनीति में आना चाहते हैं? जी मेरा गोल तो गवर्नमेंट जॉब का है, पर इन फ्यूचर अगर कभी राजनीति में आने की आवश्यकता पड़ी तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। शशांकुल जी, क्या आप अपने भाइयों की बात से सहमत हैं या आपके कुछ अलग विचार है? जी हम घर में सबसे छोटे हैं और पिताजी तो चाहेंगे, हम उसे पूरा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। भारत के जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे भारत की आवाम से ये कहना चाहूँगा
कि आज़ादी के इतने सालों बाद जो हमारा शिक्षा का स्तर है बहुत अच्छा मिला। अपने बच्चे और बच्ची को आप जिस भी हालत में हो, अब तो सरकारों ने इतनी व्यवस्था कर दी है, निःशुल्क ड्रेसें, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क बैग, जूते, मोजे, स्वेटर। तो अब भारत की आवाम को अपने बच्चे और बच्ची की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और शिक्षित समाज ही देश और राष्ट्र की सेवा कर सकता है और शिक्षित बच्चा ही अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर ला सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप धन्यवाद है सर। और हम चाहेंगे कि आप अपने जो उद्देश्य हैं उनको आप जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद। और आप इसी तरह जनसाधारण के लोकप्रिय बने रहें। जी जी।